फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करने वाले हैं रईसों के शहर दुबई और मालामाल सिटी न्यूयॉर्क को। कौन सा शहर है दूसरे से बेहतर और कहाँ पे मिलती है बेस्ट एजुकेशन, किस शहर में रहना पड़ेगा महंगा और कहाँ का खाना है सबसे लजीज, दोनों शहरों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है और आखिर क्यों खास है ये दोनों ही शहर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे संग। एरिया दोस्तों, फुल कंपैरिजन की बात है तो शुरुआत करते हैं एरिया से। दुबई जो कि एक खूबसूरत, अट्रैक्टिव और कमाल का शहर है, वो बेहद ही कम एरिया कवर करता है। दुबई का एरिया सिर्फ 35 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसके बाद भी दुबई के रईसी का दोस्तों आज कोई तोड़ नहीं है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है, जिसका क्षेत्रफल है करीब 778.2 वर्ग किलोमीटर। ये शहर दिखने में जितना शानदार है, यहाँ की लाइफस्टाइल भी उतनी ही हाईफाई है। पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से देखें तो दोस्तों दुबई में रहते हैं करीब 36 लाख लोग। दुबई में लगभग आपको 76% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि इसे इस्लामिक सिटी कह सकते हैं। वैसे अगर आप भी दुबई को एक अलग देश समझते हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई यूएई का हिस्सा है। मतलब यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक है दुबई। वहीं न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन पर नजर डालें तो दोस्तों आज के टाइम में यहाँ पर 1,89,37,000 लोग रहते हैं। धार्मिक नजरिए से गौर करें तो यहाँ 39% रोम कैथोलिक, 7% बैप्टिस्ट, 6% मेथोडिस्ट और 2% मिले जुले लोग हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पैरामीटर है जो किसी शहर या देश की आर्थिक स्थिति को जाहिर करता है। दुबई की जीडीपी की बात करें तो दोस्तों वो 30.3 यूएसडी डॉलर्स पर पहुंच चुकी है, जो ये बताती है कि दुबई इकोनॉमिकली कितना मजबूत शहर है। बाकी आप यहाँ के हाई फाई लाइफस्टाइल को देखकर भी इस शहर की अमीरी का अंदाजा लगा सकते हैं। हाई फाई लाइफस्टाइल या पैसों की बात है तो न्यूयॉर्क भी किसी से कम नहीं है। इसे अमेरिका का सबसे रईस शहर माना जाता है और यहाँ की जीडीपी 2023 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यूयॉर्क के पास भाई पैसों की कोई कमी नहीं है। लैंग्वेज दोस्तों, दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक यानी कि अरबी, लेकिन यहाँ पर अरबिक के अलावा आपको उर्दू, फारसी, हिंदी, मलयालम, बंगाली, चीनी और दूसरी कई भाषाएं सुनने को मिल जाएंगी। इसकी वजह है दोस्तों इमिग्रेंट्स। जी हाँ, क्योंकि दुबई में देश विदेश से लोग काम की तलाश में आते हैं, इसलिए यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं भी सुनने को मिलती है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो प्रशासनिक काम के साथ साथ लोगों की मेन भाषा भी है। यानी यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ इंग्लिश के अलावा 600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और इनकी वजह भी आप इमिग्रेंट्स को मान सकते हैं। करेंसी दुबई की करेंसी है दोस्तों दिरहम, जो आजकल काफी मजबूत करेंसी मानी जाती है। वहीं न्यूयॉर्क की करेंसी है यूएस डॉलर्स, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है आज। दोस्तों दुबई किसी जमाने में एक वीरान और रेत से ढका हुआ शहर हुआ करता था, लेकिन 1950 में यहाँ पर तेल की खोज हुई, जिसकी वजह से दुबई की दिशा और दशा दोनों ही सुधर गई। देखते देखते दुबई ने पेट्रोलियम और गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जमकर कमाई करने लगा। फिर पेट्रोल और गैस से हट के दुबई दूसरे क्षेत्रों में काम करने लगा और यही वजह है कि आज दुबई की इकोनॉमी में सिर्फ 1 से 2% गैस और पेट्रोलियम का है, जबकि 20 से 30% हिस्सा अकेले टूरिज्म सेक्टर का है। वहीं न्यूयॉर्क शहर के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1783 में जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना कंट्रोल जमाया तो न्यूयॉर्क एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में सबके सामने आया। साल 1778 से 1785 तक इस शहर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल सिटी के रूप में काम किया। 18वीं शताब्दी में इस शहर की पॉपुलेशन में बड़ी ग्रोथ देखी गई और 19वीं सदी तक ये शहर विकास की राह पर तेजी से दौड़ पड़ा और आज पूरी तरह से डेवलप्ड है। इनकम दोस्तों, दुबई की करेंसी को अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 1 दिरहम करीब 22 रुपए के बराबर होता है और दुबई में जो एवरेज सैलरी है वो 1000 दिरहम से 2500 दिरहम पर मंथ है। लेकिन ये यहाँ के मजदूरों की सैलरी है, जबकि अगर हम इस शहर के ऊंचे पदों को देखें तो वो एवरेज सैलरी 29 लाख पर ईयर की है। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाई है दोस्तों न्यूयॉर्क में, जहाँ एवरेज सैलरी 59,752 डॉलर्स तक है, यानी करीब 50 लाख रुपए। और एक अच्छी सैलरी की बात करें तो वो है यहाँ पर 31,200 से 1.5 लाख डॉलर्स के बीच। यानी न्यूयॉर्क सैलरी के मामले में दुबई से कई गुना आगे है। यही वजह है कि एक पढ़ा लिखा युवा न्यूयॉर्क जैसे शहर की तरफ भागना ज्यादा पसंद करता है। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, दुबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए। यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन है बस, जो हफ्ते में 30 मिलियन के करीब लोगों को शहर में घुमाती है। यहाँ पर आपको बसों के अलावा दुबई मेट्रो भी देखने को मिलेगी, जो 47 से ज्यादा स्टेशन तक दौड़ती है। बाकी आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर में दोस्तों ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है एमटीए यानी कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, और यहाँ पर आपको बसेस, सबवे और फेरी ज्यादातर देखने को मिलेंगी। और अगर सस्ते में घूमने की बात करें तो वो सुविधा न्यूयॉर्क मेट्रो ही दे सकती है। न्यूयॉर्क की रोड्स दोस्तों अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड हैं, तो आप इजिली यहाँ से वहाँ बाय टैक्सी या फिर टूरिस्ट बसों के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन सबवे की सवारी करना एक अलग एहसास ही साबित होगा। रेंट
वही कहीं गए हैं तो वहाँ रहने के लिए जगह भी लगेगी, और जगह लगेगी तो भाई किराया भी लगेगा। तो चलिए आप किराए पर नजर डाल लेते हैं। दुबई में रहना दोस्तों आपकी सोच से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसानी से रेंट पर मकान नहीं मिलते हैं। दुबई में अगर 3 बेडरूम वाले मकान की बात की जाए तो वो पड़ेगा करीब 1,93,180 दिरहम का, जबकि 5 BHK डिपार्टमेंट का किराया है करीब 2,98,640 दिरहम। लेकिन आप जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों 89 दिरहम यानी कि करीब 2,000 रुपए में आपको यहाँ पर कमरा मिल सकता है। लेकिन देखिए थोड़ा मुश्किल काम है। वही बात करें न्यूयॉर्क की तो यहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट के लिए कम से कम $1 से $2,000 पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो ये किराया दोस्तों डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको करीब $4,41,462 यानी करीब 3,68,00,000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे। एजुकेशन सबसे जरूरी फैक्टर है, और इस मामले में दोस्तों दोनों ही शहर काफी आगे हैं। दुबई में करीब 194 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जबकि यहाँ पर 65 कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज के साथ 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि दुबई में 15 साल तक के सभी बच्चों को सरकार की तरफ से मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ 240 के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं और 800 से ज्यादा स्कूल्स यहाँ पे मौजूद है। न्यूयॉर्क का दोस्तों एजुकेशन सिस्टम काफी हाई और एडवांस है, और यहाँ देश विदेश से स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं। फेस्टिवल दोस्तों दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ शरीयत कानून के हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पे आपको दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दुबई डेजर्ट क्लासिक, ईद, दुबई मैराथन, अवाफी फेस्टिवल वगैरह बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में बात की जाए तो यहाँ पर रिवर टू रिवर फेस्टिवल, म्यूजियम माइल फेस्टिवल, हार्लेम वीक, आर्मेनी शो, न्यूयॉर्कर फेस्टिवल, ऐसे कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस दोस्तों दुबई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। दुबई में देखने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा मौजूद है, जो 163 मंजिला आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है। इसके बाद आप दुबई में जा सकते हैं दोस्तों मिरेकल गार्डन में, जो फूलों से सजा हुआ यहाँ गजब का गार्डन है। ये गार्डन दोस्तों 72,000 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है। इनके अलावा आप दुबई में बुर्ज अल अरब, डेजर्ट सफारी, दुबई फाउंटेन, ग्लोबल विलेज, दुबई मॉल जैसी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दुबई मॉल शॉपिंग के लिए दोस्तों बेस्ट प्लेस है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शॉपिंग करना महंगा है तो बॉस ऐसा नहीं है, क्योंकि दुबई में गोल्ड से लेकर आम चीजें भी काफी अच्छी और सस्ती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों न्यूयॉर्क में आपकी शॉपिंग थोड़ी महंगी हो सकती है। बात करें घूमने की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह है सेंट्रल पार्क और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसके बारे में देश से लेकर दुनिया तक चर्चा की जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बाकी आप न्यूयॉर्क टाइम में टाइम स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जैसी जगहों को देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें न्यूयॉर्क में दोस्तों हर साल 66.6 मिलियन के लगभग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वहीं दुबई में 14 मिलियन से भी ज्यादा आते हैं। फूड दोस्तों रहना हो गया, घूमना हो गया, अब चलिए थोड़ी सी भाई पेट पूजा पर भी ध्यान दे लेते हैं। वेल दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन दोनों ही शहरों में आपको खूब मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ की ज्यादा डिशेस में नॉन वेज देखने को मिलता है। दुबई में मशहूर डिशेस है दोस्तों मानाकिश, ईरानियन संगाक, शेलो कबाब, अल हरीज। ये डिशेस बेहद ही कमाल की होती है। देसी विदेशी पर्यटक बड़ा स्वाद लेकर ये डिशेस खाते हैं, और हाँ यहाँ की वेजिटेरियन डिशेस का भी जवाब नहीं है। वेल अगर न्यूयॉर्क में जाए तो दोस्तों यहाँ वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन तक के लिए पूरा इंतजाम है। पिज्जा से लेकर कमाल का पास्ता, और साथ ही ब्रेड, केक, फ्राइड चिकन, एग्स, बेनेडिक्ट जैसी एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मौजूद हैं। वैसे न्यूयॉर्क का सबसे फेमस भोजन है हॉट डॉग, प्रेट्जेल्स, चीज, केक और पिज्जा। यहाँ इन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई हो या फिर न्यूयॉर्क, बेशक दोस्तों यहाँ कमाई अच्छी है, लेकिन दोस्तों रहने के लिहाज से दोनों ही शहर काफी महंगे हैं। अगर आप दुबई में बसने के बारे में सोच रहे हैं तो एक महीने के लिए कम से कम 3700 दिरहम या $1,000 आपके पास होने ही चाहिए, वो भी सिर्फ एक अकेले पर्सन के लिए। इसमें घर का किराया इंक्लूड नहीं है। वहीं अगर फैमिली के संग रहने की सोच रहे ना 3 या 4 लोगों, तो भाई खर्चा जो है वो करीब 13,000 दिरहम या फिर $3540 पर मंथ का रख लीजिए। और खास बात ये कि इसमें भी किराया शामिल नहीं है। वहीं अगर आप दुबई से दूर न्यूयॉर्क जाने की सोच रहे हैं या बसने का इरादा है आपका, तो भी आपको अपनी जेब दोस्तों टाइट रखनी पड़ेगी। और अगर आप एक इंडियन है तो फिर ये शहर आपको कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा। न्यूयॉर्क में एक अकेले आदमी के लिए एक महीने का खर्चा $1535 है, लेकिन इसमें भी दोस्तों किराया शामिल नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही शहर रहने के लिहाज से काफी महंगे हैं। तो दोस्तों ये है दो कमाल के शहर दुबई और न्यूयॉर्क का कंपैरिजन। वेल आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप कभी इन शहरों में गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
वाईफाई, चकाचक इंफ्रास्ट्रक्चर, हरे भरे पार्क और हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने देश के रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, भारत के ऐसे रेलवे स्टेशन जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। इन्हें देखकर आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे देश के रेलवे स्टेशन इतने शानदार हो सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं भारत के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन जहां आज सभी फैसिलिटीज मौजूद है और देश के सबसे साफ और खूबसूरत रेलवे स्टेशन माने जाते हैं। अब क्योंकि हमारा देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने देश के रेलवे क्षेत्र में भी बहुत ध्यान दे रही है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हर रोज करोड़ों लोग रेल से यात्रा करते हैं और देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने कभी रेल से सफर न किया हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे क्षेत्र में काफी विकास हुआ है जो कि देखने लायक है। नंबर 1, सोलापुर महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित सोलापुर रेलवे स्टेशन की शानदार फैसिलिटीज देखकर आप चौंक जाएंगे। सोलापुर रेलवे स्टेशन भारत देश के 500 मुख्य रेलवे स्टेशन में से चौथे नंबर पर सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है और इसे देश के AI स्टेशन में भी शामिल किया जाता है। इस स्टेशन पर आपको वाईफाई, क्लॉक रूम, रेस्टोरेंट, पार्किंग सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी और ये स्टेशन काफी बड़ा और इसका फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। रात के वक्त में ये पूरा रेलवे स्टेशन LED लाइट से चमचमाता है। यहाँ के रेल मंत्री इस स्टेशन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। नंबर 2, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई। इस स्टेशन को कुर्ला टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कुर्ला में एक रेल हेड और प्रमुख रेलवे टर्मिनस है। ये स्टेशन देश के सबसे बेहतरीन स्टेशन में से एक है। इस स्टेशन पर आपको दुकानें, कैफे, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड सब मिलेगा और इस स्टेशन पर साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जाता है। सबसे खास बात इस रेलवे स्टेशन की ये है कि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि बारिश के दिनों में बढ़ते पानी की समस्याओं को कम करने में बहुत मदद करता है। नंबर 3, होजाई एंड लंका रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भारत के असम राज्य के होजाई जिले में स्थित है। यहाँ की फैसिलिटीज किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। ये देखने में भी काफी शानदार लगता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है और यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। इस स्टेशन की इमारतें कांच से बनाई गई हैं जिसकी वजह से भी ये एयरपोर्ट जैसा लगता है। इस स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन संबंधित सूचनाएं देने के लिए LED डिस्प्ले भी लगी हुई है। नंबर 4, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पर आपको आधुनिक लिफ्ट, टूरिस्ट गाइड, VIP लाउंज, शॉपिंग लाउंज, वेटिंग रूम, AC अवेलेबल होटल, पार्किंग, टी स्टॉल्स, बुक शॉप्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। यानी कि आप मान सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की A to Z सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। और क्योंकि इस स्टेशन पर अधिकतर माता के लिए दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, इसलिए भी इस स्टेशन को और ज्यादा बेहतर और आरामदायक बनाया गया है जिससे यहाँ के लोगों को किसी भी चीज की कमी ना हो और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं और अपना बेहतर अनुभव शेयर करते हैं। नंबर 5, लुमडिंग रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन नई दिल्ली के मुख्य स्टेशन में से एक है और इस स्टेशन को देश के सबसे आलीशान रेलवे स्टेशन में से एक भी कहा जाता है। आप यहाँ खुद आकर देखेंगे तो इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज देखने को मिलती है। ये स्टेशन सबसे खूबसूरत और यात्रियों की हर सुविधा से भरपूर है। नंबर 6, श्रीनगर शिरडी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र राज्य के शिरडी शहर में स्थित रेलवे स्टेशन है। यहाँ 2 वेटिंग रूम, एक VIP लोगों के लिए और एक जनरल वेटिंग रूम है। इसको रिनोवेशन के बाद और ज्यादा सुंदर बना दिया गया है। इस स्टेशन पर आपको दीवारों पर बनी क्रिएटिव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो इस स्टेशन को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हरे भरे पेड़ भी लगाए गए हैं और यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग भी देखने को मिलेगा। यहाँ फूड प्लाजा है, नया ओवर ब्रिज बना है, वाईफाई फैसिलिटी भी मौजूद है और इस स्टेशन पर सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। श्री साईं बाबा का मंदिर इस स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है। नंबर 7, मंदुआदीह रेलवे स्टेशन। ये बनारस रेलवे स्टेशन है जिसे मंदुआदीह रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेशन को अगर देश का सबसे खूबसूरत स्टेशन कहें तो गलत नहीं होगा। इस स्टेशन के निर्माण विकास में बहुत अधिक मेहनत की गई है। इस स्टेशन पर कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, वेटिंग रूम और AC लॉन्ज भी है। इस स्टेशन की वास्तुकला काशी पवित्र स्थल की आस्था को दर्शाती है। यहाँ खूबसूरत पार्क और फाउंटेन भी है और साफ सफाई के मामले में तो ये स्टेशन नंबर 1 पर है। नंबर 8, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भोपाल शहर में स्थित इस रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 25,000 यात्रियों का आना जाना लगा रहता है और इसी हिसाब से यहाँ यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। इस रेलवे स्टेशन पर ATM, बैगेज रूम, वाईफाई और फूड कोर्ट भी अवेलेबल है। मध्य प्रदेश का ये रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में आपको ये और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। नंबर 9, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित ये रेलवे स्टेशन बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। रिनोवेशन के बाद 2021 से इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया था। इस रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग लोगों के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और इतना ही नहीं, इस रेलवे स्टेशन के पास एक वाईफाई स्टार होटल भी मौजूद है जिसमें 318 रूम अवेलेबल है। नंबर 10, बैयापनाहिली रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ स्काईवे, फुटब्रिज, वाईफाई और साफ सफाई सारी सुविधाएं हैं। आधुनिकता और हरियाली का मिश्रण है ये रेलवे स्टेशन। 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा लगता है। यहाँ यात्रियों की हर छोटी सुविधाओं का भी बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है। नंबर 11, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर सुंदर
सुंदरता की बात की जाए तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन सारे स्टेशन को पीछे छोड़ सकता है। ये स्टेशन उस समय का बना हुआ है जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी, लेकिन ये जितना पुराना है उतना ही भव्य और ऐतिहासिक है। इस रेलवे स्टेशन में की गई कारीगरी में आपको मुगलिया, राजपूत और अवधी संस्कृति की वास्तुकला देखने को मिलेगी। इस स्टेशन के ऊपर से देखने में एक अनोखा ही नजारा दिखाई पड़ता है। ये चारबाग स्टेशन ऊपर से देखने में एक शतरंज जैसा लगता है और यहाँ बने हुए लंबे लंबे खंबे शतरंज के खिलाड़ी जैसे लगते हैं। इसलिए ये स्टेशन देश के सबसे अनोखे और खूबसूरत स्टेशन की लिस्ट में शामिल किया जाता है और इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 12, भूम रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दार्जिलिंग का रास्ता सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्टेशन सबसे खूबसूरत स्टेशन में आता है। यहाँ से आप प्राकृतिक नजारों का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर हरियाली भी है और साफ सफाई भी। नंबर 13, दूधसागर रेलवे स्टेशन। ये भारत का एक दक्षिण गोवा का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, ये स्टेशन भले ही छोटा हो लेकिन सुंदरता में ये सबसे आगे है। इसके पास एक राजसी दूधसागर झरना है और हरे भरे पेड़ जो कि इसको और भी ज्यादा आकर्षित बनाते हैं। ये रेलवे स्टेशन खूबसूरती के मामले में देश भर में मशहूर है। नंबर 14, कटक रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ओडिशा के इस स्टेशन जैसा रेलवे स्टेशन आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। ये बाकी स्टेशन से सबसे अलग है। किसी ऐतिहासिक किले की तरह ये बनाया गया है। इसकी बनावट देखकर 14वीं शताब्दी के बरबटी किले की याद आ जाती है जो पूर्वी गंगा साम्राज्य द्वारा कलिंग में बनाया गया था। इसलिए ये न सिर्फ ओडिशा बल्कि देश की शान है और ये रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन में से एक है। यहाँ रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। नंबर 15, हावड़ा रेलवे स्टेशन। देश का हावड़ा रेलवे स्टेशन न केवल सबसे पुराना और मशहूर है बल्कि सबसे बिजी और बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन हुगली नदी के पास स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 23 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ रोजाना 600 ट्रेनें गुजरती हैं और मिलियन नंबर में पैसेंजर सफर करते हैं। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन उतना ही शानदार भी है। तो दोस्तों, ये थे देश के सबसे शानदार रेलवे स्टेशन जहां आपको एकदम एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। अगर आपको भी ट्रेन में सफर करना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर धूम मचाने वाली मूवी में शिवगामी देवी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस कौन थी? क्यों इन्हें ये रोल देने से पहले इस फिल्म के निर्माता आनाकानी कर रहे थे? इनकी जगह कौन सी हीरोइन लेने वाली थी? कैसे इनका शौक इन्हें इस ऊंचे मुकाम तक ले आया? कैसे इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई? कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी कैसे इन्हें इस ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने का मौका मिला? अपनी मेहनत के दम पर नाम बनाने वाली ये अदाकारा आज कितनी संपत्ति की मालकिन है? इनके बच्चे कितने हैं और इनकी आने वाली मूवीज कौन कौन सी हैं? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए फिर देरी क्यों करनी, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिवगामी देवी उर्फ राम्या कृष्णन की, जो कि एक बेहतरीन अदाकारा है। इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत मात्र 13 साल की छोटी उम्र से ही की थी और आज ये फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी शख्सियत बनकर एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं। इन्होंने अभी तक करीब 210 फिल्मों में काम किया है और इनकी हिंदी के साथ साथ 4 भाषाओं पर भी काफी अच्छी पकड़ है, जो कि इनकी फिल्मों में साफ झलकती नजर आती है। राम्या कृष्णन ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में फिल्में बनाई हैं। खैर, फिल्मों पर नजर डालने से पहले चलिए जरा इनके शुरुआती जीवन की एक झलक देख लेते हैं। लेकिन वीडियो के सागर में डूबने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही पेज फॉलो भी करना ना भूलें। तमिलनाडु के चेन्नई में 15 सितंबर 1970 के दिन एक साधारण से दिखने वाली टैलेंटेड लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था राम्या कृष्णन। इनका पूरा नाम है राम्या कृष्णन कृष्णा वामसे। ये तमिलनाडु के एक अय्यर परिवार से ताल्लुक रखती है। इनका परिवार काफी अच्छा खासा था। इनके पिता की बात करें तो उनका नाम था कृष्णन, वही माँ का नाम था माया। राम्या कृष्णन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन एक्टर और पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके राजास्वामी की भतीजी हैं। राजास्वामी ने न सिर्फ फिल्मों में अपना नाम बनाया बल्कि इन्होंने जालसाजी की दुनिया यानी कि पॉलिटिक्स में भी अच्छी पहचान बनाई थी। राम्या कृष्णन को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का काफी शौक रहा है। इन्हें डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए तो वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा अहमियत अपने शौक को ही देती थी और इसी को आगे जाकर अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहती थी। राम्या के सपने को देखते हुए इनके माता पिता ने भी इनको खूब सपोर्ट किया और इनके डांस को और बेहतर बनाने के लिए इनकी डांस क्लास भी लगवाना शुरू कर दिया, जिसमें कि इन्होंने भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी और वेस्टर्न डांस सीखा। अपने शौक के चलते जल्द ही राम्या इन नृत्यों को बेहतरीन तरीके से करने में माहिर हो गए और फिर इन्होंने स्टेज शो करने का फैसला किया और कई स्टेज शो पर इन्होंने डांस भी किया। इन्हें क्या पता था कि जो डांस इनके बचपन का शौक था वही इनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने की पहल बनेगी। जब राम्या एक बार स्टेज शो पर डांस कर रही थी तो राम्या डायरेक्टर के दिलो दिमाग पर कुछ इस तरह से छाई कि इन्होंने छोटे मोटे
मोटे रोल देने के बजाय पूरी फिल्म में अदाओं का जादू चलाने का मौका दे दिया। जिस वक्त राम्या को ये ऑफर मिला उस वक्त ये सिर्फ 13 साल की थी। इस सुनहरे मौके को ना गंवाते हुए राम्या ने भी जल्दी से इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। इस मूवी का नाम था नेरम पुलारुम्बोल। हालांकि इनकी ये डेब्यू फिल्म थी, लेकिन ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं, बल्कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि राम्या की पहली मूवी वेल्लई मनसू है। दरअसल जिस वक्त इनकी पहली फिल्म नेरम पुलारुम्बोल का इन्हें ऑफर मिला था तो इस मूवी को बनने में काफी समय लग गया था। इस वजह से राम्या को लगे हाथ दूसरी मूवी वेल्लई मनसू में काम करने का मौका मिल गया और ये फिल्म 1985 में बनकर तैयार हो गई थी और थिएटर में भी रिलीज हो गई। लेकिन वही पहली फिल्म साल 1986 में लोगों के सामने आई। इस वजह से कई लोग राम्या की पहली मूवी वेल्लई मनसू को ही मानते हैं। इस फिल्म में राम्या ने जो वाईजी महेंद्र के साथ काम किया था और ये एक तमिल फिल्म थी। वहीं अगले ही साल राम्या जी की तेलुगु मूवी भेल मित्रुलु 1986 में रिलीज हुई। इसके बाद भी इन्हें कई तमिल फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गयी। अभी राम्या जी को वो मुकाम नहीं मिला था जिसकी वो असल हकदार थी। न ही लोग इन्हें पसंद करते थे और न ही फिल्म थिएटर में कुछ कमाल दिखा पाती थी। लेकिन फिर भी राम्या ने कभी हार नहीं मानी और रजनीकांत की मूवी पदिक दवन और कमल हसन की मूवी सोलम पिल्लई में सपोर्टिंग रोल में काम किया। अभी इनके करियर में काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन फिर इन्हें एक ऐसी मूवी मिली जिसमें ये सफलता की सीढ़ी पर चढ़ी और इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद इन्हें के विश्वनाथ की फिल्म सूत्रधारुलु जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी, उसमें ये अहम भूमिका निभाती नजर आई। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई और फिल्मी पर्दे पर भी काफी हिट साबित हुई और इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। इस सक्सेस को हासिल करने के बाद राम्या कृष्णन भी नगमा, रोजा जैसी बेहतरीन अदाकारों की लिस्ट में गिनी जाने लगी और इन्हें बतौर हीरोइन की तरह लोगों से प्यार मिलना शुरू हो गया। लेकिन राम्या यहाँ ठहरने वालों में से नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ इनकी धमाकेदार शुरुआत थी, जिसके बाद राम्या ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा में नजर आई। उसमें ये एज अ हीरोइन देखी गयी। इसके बाद खलनायक, महेश भट्ट की चाहत मूवी और डेविड धवन की बनारसी बाबू के साथ साथ बड़े मियाँ और छोटी मियाँ जैसी मूवीज में नजर आई। लेकिन इन फिल्मों में इन्हें बहुत ही छोटा रोल दिया गया था, जिस वजह से इन्हें बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने का सही से मौका नहीं मिल पाया। लगातार 29 सालों तक जिस मुकाम के लिए राम्या ने दिन रात एक किए, आखिर में वो उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल हुई साल 2015 में। जी हाँ, इस साल उन्हें बाहुबली मूवी में एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिला था। इस मूवी में फेमस शिवगामी देवी का रोल प्ले किया था। इनकी एक्टिंग को न सिर्फ लोगों ने पसंद किया, बल्कि इस रोल ने मूवी में मिर्च नमक का काम किया और बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों ही पार्ट्स ने फिल्मी पर्दे पर काफी भूकंप ला दिया और बाहुबली 2 मूवी तो भारत की उन फिल्मों में शुमार हो गई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। इस तरह मूवी को सक्सेस के साथ साथ राम्या कृष्णन को भी काफी सफलता हासिल हुई और इन्हें 2 फिल्मों के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बताया जाता है कि इस रोल का ऑफर पहले बॉलीवुड ब्यूटी श्रीदेवी को मिला था, लेकिन उन्होंने किसी वजह से इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर यह रोल आ गिरा राम्या कृष्णन जी की झोली में, जो कि काफी अच्छा फैसला था। राम्या ने सिर्फ तेलुगु तमिल बॉलीवुड में ही अपने पैर नहीं जमाए हैं, बल्कि इन्होंने टीवी सीरियल में भी अपना लक आजमाया है। इन्होंने वंशम जैसे हिट सीरियल में काम किया था, जो कि सन टीवी चैनल पर आता था। साथ ही डांस शोज की जज और कई स्टेज शो की होस्ट भी रही हैं। राम्या ने हर फील्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश, लेकिन असल कामयाबी इन्हें बाहुबली के बाद से ही मिली है। खैर, अभी तक 210 फिल्मों में काम करने वाली राम्या कृष्णन की अवार्ड लिस्ट पर जरा नजर मार लेते हैं, जो कि इनकी मेहनत का नतीजा है। 2009 की तमिल ड्रामा फिल्म कोंचिमल शतम कोंचिम कस्टम के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तमिल का अवार्ड मिला। बाहुबली द बिगिनिंग में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें 2016 का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तेलुगु का अवार्ड दिया गया था। कुल मिलाकर ये 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नंदी अवार्ड और एक तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। अब भाई, जब इतनी दर्जनों फिल्म में काम किया है तो यकीनन नेटवर्थ बोले तो संपत्ति भी अच्छी खासी होगी ना। तो आपको बता दें कि राम्या जी की नेटवर्थ है करीब 98 करोड़, जो कि भाई काबिले तारीफ है। चलिए अब एक नजर इनकी मैरिड लाइफ पर भी डाल लेते हैं। राम्या जी ने फिल्म मेकर कृष्णा वामसी से शादी की थी और इनका एक बेटा भी है, जिनका नाम रात्विक वामसी है। राम्या जी न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है, बल्कि एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी भी है, जो फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान देती है। अगर आप भी राम्या कृष्णन के बड़े वाले फैन हैं, तो इनकी अपकमिंग मूवीज का लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर ही देते हैं कि राम्या जी आगे किन फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वैसे तो लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो वो है राजू महाराज, जो कि एक तमिल फिल्म है और बताया जा रहा है कि ये साल 2024 में रिलीज होने वाली है। इसके बाद आती है गुंटूर काराम, जो कि एक तेलुगु मूवी है और ये साल 2024 में ही थिएटर में देखने को मिलेगी। इनके अलावा वसंता रागुलू, माधुरा मीनाक्षी जैसी फिल्मों में राम्या जी हमें अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खुश करने वाली हैं। वैसे राम्या जी ने ये साबित कर दिया कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही शुरुआत में दिक्कतें आपका रास्ता रोके और आपको परेशानी फेस करनी पड़े, लेकिन एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य हासिल होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो जरूर कर लें।